नमस्कार दोस्तों, ईटीआर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डी आगामी होने वाली परीक्षा है उसके बारे में। साइंस का जो सेगमेंट है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा साइंस का। क्योंकि साइंस का उतना ही महत्व होगा जितना मैथ का। क्योंकि मैथ के भी 25 क्वेश्चन आने हैं, साइंस के भी 25। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को, नंबर को या अपने प्रश्नों को सही कर सके। इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, किस तरह से हम होशियारी करेंगे और अपनी चालाकी से सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर देंगे और सही करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी में पूरा जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। 100 क्वेश्चन में अगर देखें तो 25 क्वेश्चन जो होगा वो मैथ्स का होगा, 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके साइंस के होंगे, और मेरे प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जीए या जीके या कह सकते हो जीएस का होगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार कुल मिला के 100 प्रश्न आपके आएंगे, और एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों कामयाबी के कहीं ना कहीं इबारत जरूर लिखेगी। तो एक प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो बहुत सारे रैंक से आप पीछे चले जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे तो हजारों लाखों बच्चे उसके रैंक ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपके जीवन के लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्व रखता है। क्योंकि आपको इस बार नौकरी लेनी है। क्योंकि इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, नौकरी लेना बहुत जरूरी हो गया है। और आपको बताते चले, ये ग्रुप डी का जो एग्जाम होने जा रहा है इसमें कंपटीशन बढ़ा हुआ है। क्योंकि रेलवे ने इस बार अभी आरआरबी जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट नहीं जारी किया है। रिजल्ट नहीं जारी किया है जिसकी वजह से, मतलब फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट नहीं जारी की है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वो सारे बच्चे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी अपेयर हुए थे वो इसमें भी अपेयर हो रहे हैं मोस्टली बच्चे। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, सतर्कता में ही आपका बचाव है। और अगर आप होशियारी से यहाँ पर पढ़ाई स्टडी करेंगे, स्ट्रेटजी के साथ अगर आप एग्जाम को देंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा मिलेगा। तो आइए, जैसा कि साइंस का सिलेबस दिया हुआ है सामान्य विज्ञान या विज्ञान, और जो है रेलवे डिपार्टमेंट ने या जो आरआरसी है या आरआरबी है उन्होंने डिफाइन भी करके रखा है कि क्लास 10th लेवल तक हम पूछेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनका केवल कहना भर है, ऐसा नहीं है कि केवल 10th लेवल का होता है, थोड़ा हाई लेवल का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको यह भी बताते चले दोस्तों, जैसे कि पिछली बार का जो आरआरबी सीबीटी 2 हुआ था उसमें लोगों को लग रहा था कि भैया बड़ा है ना आसान क्वेश्चन आएंगे, सारे बच्चे जो है आसान क्वेश्चन की तरफ भाग रहे थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, टफ पेपर आया। जिस तरह से हम अनुमान लगा रहे थे उस अनुमान के हिसाब से हमको प्रश्न वहां पर मिले नहीं, और कहीं ना कहीं झल्लाहट जरूर देखने को मिली कि काश हम ज्यादा पढ़ लिए होते। डेफिनेटली ज्यादा तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, और ज्यादा जानकारी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चन आप करने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे। कम पढ़ेंगे तो आपका दायरा कम रहेगा। तो कभी भी आप पढ़ाई करिए, बैठिए स्टडी करने के लिए, तो दायरा थोड़ा सा बड़ा समेटिए, ताकि एग्जाम का जो लेवल है उससे एक कदम आगे बढ़कर आप पढ़िए। क्योंकि एग्जामिनर का अगर मूड थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, टफ क्वेश्चन दे रहा है, तो उसको भी आप कवर कर ले जाएं दोस्तों। तो आइए, जैसा कि सिलेबस में दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, उन्होंने बायोलॉजी नहीं लिखा है, लाइफ साइंस लिखा है। तो अब लाइफ साइंस का मतलब होता है यहाँ पर पूरी लिविंग्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम आपको सीक्वेंस बता देते हैं कि क्वेश्चन कितने किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का तकरीबन आपको देखने को मिलेगा 8 से लेकर 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का मिलेगा 6 से 7 क्वेश्चन, और लाइफ साइंस का मिलेगा आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को। तो
ये घट बढ़ भी सकता है, हो सकता है फिजिक्स थोड़ा ज्यादा हो जाए, हो सकता है केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा हो जाए, हो सकता है बायोलॉजी। ये हम कह नहीं सकते हैं कि इतना ही क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर 2 नंबर ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत कहिएगा कि सर ने जो बताया है वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने केवल अंदाजा लगाया है 4-5 पेपर को देखकर कि तकरीबन इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। या तो 8 से 9 क्वेश्चन के बीच में फिजिक्स का रहा, 6 से 7 क्वेश्चन के बीच केमिस्ट्री का रहा, और 9 से 10 क्वेश्चन के बीच जो है वो आपका लाइफ साइंस रहा है दोस्तों। तो ये बड़ा अच्छा आपको मैं बताता चलूं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये भी बता दे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन से क्वेश्चन को पहले अटेंड करना है, अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो क्वेश्चन को छोड़ देना है। वो सारी चीजें आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स। देखिए दोस्तों, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा मात्रक, मापन और मापक यंत्र वैज्ञानिक खोज, मतलब यूनिट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो पेपर होगा, ये जो चैप्टर होगा, इससे 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स की बेस है, फिजिक्स का बुनियाद है, फिजिक्स की नींव है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखिए। अब आते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दोस्तों क्या पूछेगा? वर्क, पावर, एनर्जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, और क्या पूछेगा? तो फोर्स पूछेगा, मोमेंटम पूछेगा, और इंपल्स पूछेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो मैकेनिक्स में टॉपिक्स आते हैं, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं बहुत टफ पूछेगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट जरूर लगाकर पूछेगा। न्यूटन्स लॉ याद कर लीजिएगा, न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स के दोनों लॉ याद कर लीजिएगा, एक तो न्यूटन्स लॉ भी कर लीजिएगा, दूसरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशंस, ये भी आपको याद, दोनों टॉपिक को बहुत क्लियरली पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरे फिजिक्स के लिए। पदार्थ के गुण, स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज, वर्गीकरण कैसे किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हीट, हीट में दोस्तों क्या करना है, हमको केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है। हीट का केवल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, ना इसमें न्यूमेरिकल कराएगा और ना बहुत ज्यादा फैक्ट उठाकर रटा रटाया चीज नहीं पूछेगा, केवल कॉन्सेप्ट पूछेगा कि भाई साहब जरा ये बताइए, काला कपड़ा हम पहनते हैं गर्मियों में तो ज्यादा गर्मी हमको क्यों लगती है। दैट मीन्स इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसीलिए ये हीट को केवल कॉन्सेप्ट पकड़कर आप समझना है दोस्तों। आते हैं अगले, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तरंगे और ध्वनि। यहां पर याद रखिएगा, तरंगों से तो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बट ध्वनि से न्यूमेरिकल पूछेगा, ध्वनि से न्यूमेरिकल पूछेगा। और इसमें बहुत कुछ निकालने को आ जाता है, ध्वनि की चाल निकालने को आ जाती है, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निकालने को आ जाता है, वेवलेंथ निकालने को आ जाता है। तो इस प्रकार जो है वो साउंड से न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। हाँ दोस्तों, लाइट, लाइट भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें फैक्चुअल भी होंगे और इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, मतलब तीनों चीजें इसमें पूछा जाएगा। तो इसलिए लाइट चैप्टर को जरा सा डोमिनेट करके पढ़िएगा। ओके दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते जाइएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, जरा सिक्वेंस लगाने का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइट के साथ साथ यहां पर याद रखिएगा, जब लाइट पढ़िएगा तो मिरर भी पढ़ लीजिएगा और लेंस भी पढ़ लीजिएगा, दोनों चीजें एकदम से पढ़, और याद रखिएगा दोनों का कंपेयर कर लीजिएगा तब पढ़ाई करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा लगता है मिरर ही क्या है भाई साहब, मिरर ही लेंस है, लेंस ही मिरर है, मतलब है ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ऐसा हमारे दिमाग में चलता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से मैं आपको बता दूं जरूर से जरूर न्यूमेरिकल पूछा, जरूर से जरूर न्यूमेरिकल। और दो न्यूमेरिकल कौन से पूछे जाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो पूछा जाएगा दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर, एक तो पूछा जाएगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध के ऊपर, और दूसरा पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा व्यय, है ना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो खपत होती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाए। चुंबकत्व से केवल फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नथिंग एल्स। नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी में बेटा पूरा केमिस्ट्री है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों।
ओके, अब चाहे यहाँ नाभिकीय भौतिकी पढ़ लो और चाहे केमिस्ट्री में जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों फिजिक्स का ये रहा सिलसिला। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री में पदार्थ, स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जन, चेंजेस ऑफ मैटर, तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, पीईसी, ये पांचों स्टेट को पढ़िएगा और पांचों स्टेट को कैसे क्लासिफाई किया गया ये बताना है आपको। यहां तक कि अगर देखेंगे तो इनके कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग परिवर्तन बोलते हैं, ये भी हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। इसके अलावा मैं बताता चलूं केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन, ये सारी चीजों को आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमको पढ़ना है डाल्टन थॉमसन को पढ़ना है और इसी में पढ़ना है बोर बरी को पढ़ना है। दैट मीन्स जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए थे क्लासिकल से लेकर मॉडर्न तक, सारे को सारे पढ़ डालना है। इसके अलावा अब आते हैं गैसियस लॉ, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा दोस्तों, इससे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, जरूर पूछा जाएगा, ये बात आपको याद रखना। हाँ एक बात और बताते चले, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये सब फार्मूला वगैरह, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम, फार्मूलाइजेशन कर दिया है इस टॉपिक में। तो इसको गैसियस लॉ में न्यूमेरिकल पूछेगा, इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ना है। और न्यूमेरिकलों का राजा, न्यूमेरिकलोफोबिया कराने वाला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। बहुत मॉलिक्यूलर वेट निकालने को आ जाए, मास नंबर निकालने को आ जाता है, एवोगाड्रोस नंबर निकालने, मतलब बढ़िया बढ़िया कुछ, एटॉमिसिटी क्या होती है ये निकालने को आ गया। बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, बहुत मजा आता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, वही रेडियो एक्टिविटी बहुत आसान है, खोज किसने किया, यूनिट क्या है, अगर एक अल्फा निकला तो क्या होगा, बीटा निकला तो क्या होगा, गामा निकला तो क्या होगा। दैट मीन्स अगर हम कहें तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक से केवल फैक्ट पूछे, इस टॉपिक से केवल फैक्ट पूछेगा। अब आते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, जो सिलेबस देखा है और आए हुए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये बात आपको याद रखना। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। और पता है कैसे पूछता है कि कॉपर सल्फेट में जिंक सल्फेट डाले तो क्या होगा, जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट डाले तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को टच कराने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं संयोजकता, बैलेंसी। बैलेंसी तो सबको पता होता है, बड़ा आसान होता है निकालना, तो ये तो समझ लीजिए आपको मुफ्त का नंबर मिल गया है। ऑक्सीकरण और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये भी किसमें आ जाता है, जब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमने यहाँ पर विशेष इसलिए कर दिया है क्योंकि पूछता बहुत बढ़िया से है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, किसका दोनों हुआ है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ये भी आपको जरा ध्यान से देखिए। एसिड बेस और सॉल्ट, देखिए दोस्तों एसिड बेस सॉल्ट से कुछ नहीं खास नहीं पूछेगा, केवल यही पूछेगा रिएक्शन करा देगा या कह देगा कि इस धातु को इसके साथ क्रिया कराई जाए तो क्या निकलेगा। तो एसिड बेस और सॉल्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ। और केमिकल रिएक्शन, जैसे एसिड का जो है प्रॉपर्टीज देखते रहेंगे, किसके साथ क्या क्रिया कर रही है एसिड, एसिड इसका स्टेटमेंट टाइप का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एसिड या बेस, तो कई सारे, इसीलिए हमने कहा इसको स्टेटमेंट टाइप का। एक एक पॉइंट पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी दोस्तों। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट, धातु, अधातुएं और उपधातुएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेना है, केमिकल प्रॉपर्टी,
ओके, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, ये सब, मैग्नीशियम, कुछ धातुएं हम लोग को पढ़ लेना है। अधातुओं के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, एग्जांपल्स देख लेना है, और उपधातुएं में भी क्या कर लेना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, हर केमिस्ट्री के दर्द की दवा है कौन सा भाई साहब, आपका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो सारे दर्द हमारे चले जाते हैं जब अगर हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में बिल्कुल जानकारी मिल जाए दोस्तों। तो पीरियोडिक टेबल की जानकारी मिली मतलब समझ रहे हो, पूरी केमिस्ट्री का राजा हो जाएंगे आप। मतलब पीरियोडिक टेबल ही केमिस्ट्री का पुष्पा है। समझ में आया दोस्तों? पीरियोडिक टेबल को एकदम से रट लीजिएगा, एकदम से जबरदस्त तरीके से। ओके, चलिए मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं तो केवल याद करने वाली चीजें, इसमें कोई फैक्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल याद करना होता है कि जर्मन सिल्वर इज द मिक्सचर ऑफ, क्या बढ़िया है ना, कॉपर, जिंक एंड निकल, ऐसे बहुत सारे, गन मेटल, बेल मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब किसका किसका मिश्र धातु, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ईंधन, फ्यूल में पढ़ेंगे हम लोग, फ्यूल में पढ़ेंगे डीजल, पेट्रोल ना, पेट्रोलियम गैसेस, ये पढ़ेंगे। आयस्क, और में, और जैसे हम लोग पढ़ते हैं थोरियम का और होता है मोनाजाइट, ओके, यूरेनियम का होता है पिचब्लेंड, एल्युमिनियम का होता है आपका तो बॉक्साइट। तो इस तरह से कुछ है, मुश्किल से 10 से 20 और हैं। मैं यहाँ पर इस पर वो एक बढ़िया सा वीडियो बनाने वाले हैं और का, जो एकदम से सेलेक्टेड 15 से 20 और आपको याद करा देंगे ताकि आपको आसानी से उसको कर लीजिएगा। बहुलक, पॉलीमर, देखो दोस्तों पॉलीमर से क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ऐसे, या कह सकते हैं इस पॉलीमर की ये यूनिट कौन सी है, तो इस तरह से क्वेश्चन। डिटर्जेंट भैया, साबुन, सर्फ, शैम्पू भी पढ़ लीजिएगा, विस्फोटक पढ़ लीजिएगा भैया, जैसे RDS वगैरह एक्सेट्रा, ये सब भी आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा कार्बन और कार्बनिक यौगिक, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि पूछता है और कार्बन और कार्बनिक यौगिक, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड पूछता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का बहुत बढ़िया है, हम आपको बताते हैं, सिस्टम से पढ़ना है। बायोलॉजी में सेल, बिना सेल के मत जाइएगा, अभी कोई आदमी बिना सेल के तो जाएगा नहीं, है ना। सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊतक गजब का टॉपिक है भाई साहब। टिश्यू, टिश्यू दोनों होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या होता है, एनिमल टिश्यू। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, तो ये प्लांट टिश्यू है, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट टिश्यू से 2 क्वेश्चन। प्लांट टिश्यू बढ़िया से दे लीजिएगा। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो ये बढ़िया से अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, केवल क्या क्या कुछ काम नहीं पूछा, उसका कॉन्सेप्ट भी पर सिर्फ कैटेगराइज कर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक है कौन सा नहीं। और भाई साहब जाइलम और फ्लोएम को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, एकदम जा से जाइलम, जा से जल। जाइलम का काम है वाटर वेस्कुलर करना या जल का परिवहन करना, फा से फ्लोएम, फा से फूड, है ना। तो जाइलम फ्लोएम को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके अलावा सारे टिश्यू को एक बार हम यहाँ पर बता देंगे दोस्तों। ओके, जैविक अणु, जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे DNA, RNA, प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ लेंगे, बस इतना ही ना। ओके, जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स ला पूछता, और स्पेशली आप ब्लड को जरूर याद करके रखिएगा कि अगर माता A है, पिता B है, तो आने वाले, है ना, संतान का क्या, तो इस तरह का चार्ट जो है आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। जेनेटिक्स में ज्यादा यही पूछा। जैव विकास, जैव विकास में केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए मानव का पूर्वज कौन है और हाथी का पूर्वज कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगला है वर्ग की, टैक्सोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमी, और सबसे बड़ा भी है। जो टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे, तो इस टैक्सोनॉमी में जंतु जगत, जंतु जगत के 10 फाइलम पढ़ा लेंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलिमेंथीज,
एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ये 10 पढ़ डालेंगे। जब हम पादप जगत पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन को पढ़ डालेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा, ये 5 पढ़ डालेंगे। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ह्यूमन बॉडी में सारा का सारा सिस्टम देख, कौन कौन सा? पहला, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, और का नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं इन सब को हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद मानव रोग, लक्षण और उपचार, ह्यूमन डिजीज, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे भैया। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा हम लोग बात करते वायरस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फंगाई पढ़ेंगे, शैवाल पढ़ेंगे। देखो इसकी छोटी छोटी बातें पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। वायरस की खोज किसने किया था, वायरस की दीवार किससे बनी होती है, जीवाणु क्या है, एक कोष की, बहु कोष की है, क्या है। तो इस तरह का तमाशा हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा प्लांट की अगर हम बात करेंगे, तो प्लांट में हम लोग को पता चलना चाहिए, जड़ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कहता है आलू क्या है, तना है ना। पत्ती से पूछना है, फ्लावर से पूछेगा, और फल से। फिर प्लांट ब्रीडिंग, इससे बहुत पूछता है, ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग से भी हम लोग। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक बॉटनी, या आर्थिक जो है वनस्पतियां, जैसे पूछ लिया जाए कि जो है रबर जो है वो किस प्लांट से प्राप्त करते हैं, जो है क्विनीन किस प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखने वाले जो प्लांट्स है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो एकदम से हाँ, यहाँ पर फिर बताते चले कि बहुत ज्यादा आपको उलझना नहीं है, केवल और केवल आपको बड़ी आसानी से क्या कर ले जाना है दोस्तों, टॉपिक को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करते जाना है। बस ये चीज समझ लीजिएगा कि आम चीज ही एग्जाम में पूछे, छोटी छोटी बातें, क्योंकि सिलेबस में दे के रखा गया, क्लास 10th तक ही पूछा जाएगा दोस्तों। ओके, तो बहुत ज्यादा गोते नहीं लगाना। हाँ, फिर से बता दे रहे, न्यूमेरिकल का डर मत रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल केवल फार्मूला बेस्ड पूछेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उलझाएगा नहीं। ये बात आपको बता दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल अगर 2-4 पूछा तो केवल फार्मूला बेस्ड पूछे जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड पर इतना ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करेगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट उन बच्चों के लिए जो इस एग्जाम में शिद्दत से लगे हुए हैं। ईश्वर करे सबको, सबका पेपर बहुत ही बेहतर हो और आपकी जिंदगी में ये एक अपार खुशियां लेकर आए और नौकरी आपको पक्का मिल जाए, ठप्पा लगा के आना है। समझ में आया दोस्तों? जय हिंद, वंदे मातरम।